एक लड़के की नई नई शादी हुई थी, जबकि उसका बिजनेस, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो बुझा बुझा रहता था। ये बात उसके मुंह चाचा ने पूछी कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, उसके बावजूद भी तुम इतने मुरझाए हुए से रहते हो, अच्छा नहीं लगता। उसने जब बार बार पूछा तब भतीजे ने कहा कि मुझे एक समस्या है। दरअसल शादी जरूर हो गई है, लेकिन उसके अंदर नपुंसकता के लक्षण कुछ ज्यादा हैं और इसी बात को लेकर वो परेशान रहता है। अपनी समस्या को किसी को बता भी नहीं सकता। तब उसके मुंह चाचा ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, यानी कि शक्तिवर्धक एक गोली दूंगा। उसे खाने के बाद तुम फिर कभी जिंदगी में शिकायत नहीं कर सकते। जैसे ही लड़के ने बात सुनी, वो खुश हो जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि जो चाचा हैं उन्होंने ये गोली दी है। कहते हैं कि इसे खाने के बाद तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। जैसे ही वो लड़का गोली खाता है, गोली खाते ही उसकी तबीयत इस कदर खराब होती है, इस कदर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है कि लोग जो भी इस कहानी, इस किस्से को सुन रहे थे, वो सब हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि ऐसी पहली नहीं बल्कि अब तक 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद न केवल एक इंडिया के अंदर बल्कि कनाडा के अंदर भी शोर मच जाता है। इसके बाद कई किताबें लिखी जाती हैं, कई फिल्में भी बनती हैं और ये घटना, अगर इसे सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है इंडिया के प्रांत पंजाब से। दरअसल बात कर रहा हूं साल 1993 की। 22 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम रंजीत सिंह। उसकी नई नई शादी हुई थी लखविंदर नाम की एक महिला से। शादी होती है, जिंदगी शुरुआत में ठीक ठाक गुजर रही थी। एक दिन अचानक ही उसके सामने एक जेंटलमैन आदमी मिलता है। उसने सूट बूट पहना हुआ था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था और रंजीत ने उस जेंटलमैन को देखते ही, उसके जस्ट डबल उम्र का वो व्यक्ति होता है, लगभग उसकी उम्र 45-46 साल के आसपास होती है। उससे बातचीत करते हुए पूछता कि तुम कहाँ रहते हो? तब वो बताता है कि मैं कनाडा रहता हूँ, वहां पर बिजनेस व्यापार करता हूँ। रंजीत अपने उस नए दोस्त के पास जब जाता है, उससे बातचीत करता है, कहता है कि सर मुझे भी आप कनाडा ले चलो, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। जब रंजीत ने बार बार उस व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो, उससे बार बार कह रहा था, ढिल्लो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम अपना और अपनी बीवी का पासपोर्ट तैयार करो, उसके बाद फिर आ जाओ। अब पासपोर्ट तैयार किया जाता है। 1993 में रंजीत अपनी पत्नी लखिंदर को लेकर वहां पहुंच जाता है। दरअसल सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो काम करता था, वो डीलरशिप का काम करता था, पुरानी गाड़ियों को खरीदता था और पुरानी गाड़ियों को सेल किया करता था। ये काम उसका बहुत अच्छा था और इसी काम में रंजीत सिंह से कुछ पैसे लेकर वो अपने उसे पार्टनर बना लेता है। और रंजीत सिंह पार्टनर बनने के बाद फिर जो मेहनत करता है पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ, तो ये बिजनेस बढ़ने लगता है। दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। रंजीत उस सुखविंदर सिंह को प्यार से चाचा कह के बुलाया करता था। जब चाचा कह के बुलाया करता था तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, एक दूसरे के साथ रहना सहना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर हम दोनों अपना अपना इंश्योरेंस कराएं, बीमा कराएं तो कैसा रहेगा? जब ये बात कही जाती है बीमे की, तो कहता है मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है और वैसे भी मुझे इन बीमे के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम मैं खुद करता रहूंगा, बस हम लगभग $2 लाख का इंश्योरेंस बीमा कराते हैं। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो सारे के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ होता है तो सारे के सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया था और ये जो काम था आराम से चल रहा था। लेकिन कई दिनों से लड़का जो था रंजीत, वो परेशान था, बुझा बुझा से रहता था। सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, खूबसूरत बीवी तुम्हारे पास है, सब कुछ तो है, लेकिन तुम इतना परेशान, इतना उदास क्यों रहते हो? तो रंजीत ने अपने मुंह वाले चाचा से कहा कि चाचा मुझे समस्या यह है कि शादी जरूर हो गई है, लेकिन मेरे अंदर नपुंसकता के लक्षण बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता। करूं तो क्या करूं? इस समस्या के बारे में किसी को बता भी तो नहीं सकता। जैसे ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने ये बात सुनी, उसने कहा तुम परेशान क्यों होते हो? मेरे पास एक गोली है, मैं उसे गोली दूंगा, उसे खाना, उसे खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 22 जून 1996 को उसने वो अपनी पत्नी के साथ जब पास जाता है, उससे बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान ही उसने कहा कि ये गोली है, ये गोली चमत्कार कर देगी। दरअसल ये चाचा ने जो दी है। अब वो गोली खाता है, गोली खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। जो उसके दांत थे, कभी दांत भिज जाते हैं, यानी कि वो बोलने की स्थिति में नहीं रहता, तो कभी तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है, तो कभी वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, कभी उसके पेट में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है, तो कभी उसका पेट एकदम से अंदर को पिचक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो तड़पने लगता है और इतना तड़पता है कि बस ये जो उसकी बीवी पास में लखविंदर होती है, वो देखकर खुद हैरान थी। वो भी जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी शरीर की उस ऐंठन को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो उस गोली के बारे में किसी को बता भी तो नहीं सकती थी कि आखिरकार उसके पति ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए कुछ ऐसी शक्तिवर्धक गोली खाई है। वो चुपचाप रहती है और जब शोर मचाती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद उसको
हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है तो उसकी स्थिति वैसी की वैसी थी, बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना, या फिर उसके दांत एकदम भिज जाना जैसे कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या उसका पेट एकदम से फूल जाया करता था तो एकदम से उसके पेट की सारी हवा निकल जाया करती थी, या तो वो तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाया करता था, या फिर वो बिल्कुल सीधा हो जाया करता था। अगर उसे कुछ पकड़ने की कोशिश करते थे तो ऐसा लगता था जैसे पत्थर की तरह एकदम बहुत मजबूत हो चुका है। डॉक्टर लोग, नर्स, जो भी वहां पर चश्मदीद होते हैं, सबके सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार ये कैसी मौत है। वो मर जाता है और मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में सामान्य मौत आती है, और सामान्य मौत आती है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये सस्पिशियस जरूर दिखाया गया था कि ऐसा कुछ तो है जो इसके साथ हुआ है, लेकिन मौत का असली कारण जो था वो स्पष्ट नहीं हो पाया था, और उसका विसरा प्रिजर्व कर लिया गया था ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी जांच करा ली जाएगी। वक्त ऐसे बीतने लगता है। पत्नी अपने पति की मौत को लेकर परेशान थी। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले तो शादी हुई थी, अचानक से पति की मौत। वो इंडिया से कनाडा गई थी ये सब कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पति मर चुका था, वह ऐसी स्थिति में उसके पास कोई सहारा था नहीं, उसे वापस लौट कर आना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके पति का लगभग $2 लाख का इंश्योरेंस भी है। तभी उनके घर पर एक कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक अधिकारी आता है, इसका नाम क्लिफ्टन एलियट होता है। तो क्लिफ्टन एलियट उनके पास पहुंचता है, उसकी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। जब बार बार उसे पूछा जाता है तब वो कहानी बताती है जैसे उसने तड़प तड़प के उसकी मौत होती है। लेकिन जब असली बात आती है कि आखिरकार उसने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करने थे और $2 लाख जो देने थे, उसमें नॉमिनी का जो नाम देखता है तो नॉमिनी का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। पत्नी कहती है कि $2 लाख का इंश्योरेंस था, उसे कोई जानकारी नहीं है। दरअसल एक गोली दी थी, शक्तिवर्धक गोली के नाम से, और वो गोली दी थी सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने। और जैसे सुखविंदर सिंह ढिल्लो का नाम लिया जाता है उसके बाद वहां से जो एड्रेस लिया जाता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो का, उस एड्रेस पर पहुंचा जाता है। जो अधिकारी होता है जिसका नाम क्लिफ्टन एलियट होता है, वो सीधा वहां पहुंचता है। जाकर जो उस व्यक्ति को देखता है, देखकर वो देखता रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो उसने कुछ दिन पहले ही देखा था। 1 साल 4 महीने 19 दिन पहले भी वो इसी घर के अंदर आया था, और इस घर के अंदर आने के बाद लगभग $3 लाख का इंश्योरेंस का जो लाभ था वो उसे इसी व्यक्ति को देके गया था। अब उस व्यक्ति को बार बार देख रहा है। अभी 1 साल पहले उसने $3 लाख का लाभ दिया है, अब वो $2 लाख का इसको चेक देने के लिए वो आया था। तो आखिरकार इस एक ही व्यक्ति को ये 2 बार ऐसी क्या बात हुई है। तभी वो हल्का सा यहां से थोड़ा परेशान तो था ही, लेकिन वो अधिकारी क्लिफ्टन एलियट वो कनाडा पुलिस के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, होना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती है, आपको सुखविंदर सिंह ढिल्लो की जांच करनी चाहिए। पूरी कहानी बताई जाती है कि किस तरह से एक रंजीत नाम के व्यक्ति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसको एक गोली दी गई थी, उस गोली को खाने के बाद, लेकिन 1 साल पहले जब यहां पर वो पैसे देने के लिए आया था, तब पैसे देने के लिए आने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी पत्नी की भी ठीक वैसे ही मौत हुई थी जैसे कि इसके साथ पार्टनर जो होता है रंजीत सिंह की मौत होती है। अब पुलिस इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेती है। डिटेक्टिव तैयार किए जाते हैं, वारेन कोरोल, और वारेन कोरोल को कहा जाता है कि तुम इस मामले की जांच पड़ताल करो। अब वारेन कोरोल ने अपने हिसाब से जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, साथ ही कनाडा पुलिस होती है और 1-2 एजेंसियां भी इसमें शामिल कर ली जाती हैं। दरअसल 5 मई 1959 को पंजाब, जो कि भारत का ही एक राज्य है, उसी का एक जिला है लुधियाना का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फागुल होता है, उसकी पत्नी गोविंद ढिल्लो होती है। दरअसल इनको 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम सुखवीर रखा जाता है, दूसरे का नाम दर्शन रखा जाता है, और तीसरे बेटे का नाम रखा जाता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो। सुखविंदर सिंह ढिल्लो शुरू से ही थोड़ा सा तेज तर्रार किस्म का था, इसलिए उसका नाम उसे प्यार से जोधा भी कहकर बुलाया करते थे, यानी कि युद्ध लड़ने वाला। उसको उसके पिता ऐसे बुलाया करते थे, लेकिन पिता की बचपन में जब 5 साल का था मौत हो जाती है और मां पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। भाई जब थोड़े बड़े होते हैं तो उन्होंने भाई ने रुख कर लिया था अपना कनाडा की तरफ। भाई कनाडा में जाकर अपना काम करने लगते हैं, और जो छोटा भाई यानी कि सुखविंदर सिंह ढिल्लो होता है वो सुखवीर की तरह बनना चाहता था, उसी की तरह अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, उसी की तरह। तो अपनी माँ से कहता है कि मैं बड़े भाई के साथ कनाडा जाना चाहता हूं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मुझे वहां भेज दीजिए। माँ कहती है कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। साल 1981 में आखिरकार वो कनाडा चला जाता है। कनाडा का एक ओरंटारियो एक प्रांत है, वहां का एक हैमिल्टन एक जगह लगती है, वहां पर जाता है, जाकर रहने लगता है। अलग अलग कंपनियों में नौकरी करता है, काम करता है, लेकिन जो कंपनी में काम करता था वहां से उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे केस का खर्च वगैरह ज्यादा चल सके। तभी इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना पुरानी गाड़ी खरीदे और उसको बेचे। इस तरह से वो पुरानी गाड़ी खरीदता था और बेचता था, और उसका ये बिजनेस व्यापार ठीक से चलने लगता है। इसी बीच में उसको पता चलता है कि अगर 2 गाड़ियों के आपस में टक्कर हो जाती है तो उससे इंश्योरेंस का लाभ लिया जा सकता है, और इसने यहां पर ये जालसाजी करना शुरू कर दिया कि आखिरकार बीमे का लाभ लिया कैसे जाता है। गाड़ियों के आपस में टक्कर कराना होता था उसको, और वहां से कुछ पैसे उसे मिल जाया करते थे। तभी ये अपना बिजनेस तो उसका ठीक चल ही रहा था, और इस तरह से ये बीमे का लाभ भी लेने लगता है। साल 1981 में कनाडा जाता है और वापस 83 में पंजाब आता है। पंजाब के लुधियाना का वो रहने वाला था ये।
वहां पर जाकर एक लड़की होती है परवेश कौर, उसके पिता हरदेव ग्रेवाल अपनी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाला था, पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छा सलीका रखता था, साथ ही विदेश में बेटी जाएगी, अच्छा कमाएगी, खाएगी, अच्छी जिंदगी जिएगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेटी की शादी कर दी जाए। जब इस व्यक्ति सुखविंदर सिंह ढिल्लों से शादी की बात की जाती है तो वो सीधे सीधे मांग करता है दहेज की। उसे कहता है कि उसे अच्छा दहेज मिलेगा तो वो शादी करने के लिए तैयार है। और उसकी लड़की के जो पिता हरदेव सिंह ग्रेवाल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। परवेश कौर से उसकी शादी हो जाती है और खूब दहेज दिया जाता है। पत्नी को लेकर वो कनाडा पहुंच जाता है। जब वहां कनाडा जाता है तो कुछ दिन तक तो ये रिश्ता ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपनी पत्नी को बेवजह पीटना शुरू कर दिया करता था। अब वो पत्नी रोज रोज पिटती थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि पिता ने कितनी मेहनत से उसकी शादी की है। यदि पिता से शिकायत करती है या भाइयों से शिकायत करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें तकलीफ हो, परेशानी हो। इसलिए उसने अपने आप को बांटने के लिए, अपने मन को बांटने के लिए, अपने वक्त को बांटने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वो जूता कंपनी में काम करती थी, तो कभी वो मशरूम की खेती में हिस्सेदारी लिया करती थी, तो कभी वो कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। 26 जुलाई 1985 को उसको पहली एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम रखा जाता है हरप्रीत। और हरप्रीत के साथ वो खुश रहने लगती है। लेकिन हरप्रीत के पैदा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने, जब उसे पैसे का लालच हो जाता है, चस्का लग जाता है, उसकी बीवी जब बाहर काम करती थी, इनकम होती थी, तो वो छोटी सी बच्ची के होने के बावजूद भी अपनी पत्नी से बाहर भेजकर काम कराया करता था, मेहनत कराया करता था। और पत्नी की मजबूरी थी, आखिरकार वो चली जाती है, काम करती रहती है। वक्त और आगे बढ़ता है। साल 1988 में फिर से वे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक और बेटी पैदा हो जाती है और इस बेटी का नाम रखा जाता है अमन। अब बेटी का नाम अमन रखा जाता है। 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन वो चाहता था कि अब अगला जो बच्चा हो वो बेटा पैदा होना चाहिए, बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। और साल 1991 में वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब अपनी पत्नी को सुखविंदर सिंह ढिल्लों यानी कि प्रवेश को लेकर सीधा पहुंच जाता है इंडिया। और इंडिया आने के बाद उसकी गर्भ की जांच कराता है। गर्भ की जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उसको तीसरा जो प्रेग्नेंट हुई है तो उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा वो लड़की है। और वो ये बात देखते हुए अपनी बेटी का यानी कि उसका अबॉर्शन करवा देता है अपनी पत्नी का, और ताकि वो बच्चा पैदा ना हो। उसके बाद यहां से वापस चला जाता है। इसकी पत्नी इस बात पर कोई विरोध भी नहीं कर पाती है। कभी कभी वो अपनी पत्नी को बेवजह परेशान करता था, पीटता था। 2 बेटियां उसकी हो ही जाती हैं, हरप्रीत और अमन। लेकिन वो इस परिवार से खुश नहीं था। और एक दिन यानी कि 30 जनवरी 1995 की बात है कि पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। घर पर उस वक्त दोनों बेटियां होती हैं। जैसी पत्नी की तबीयत खराब हो रही थी तो पत्नी का कभी तो पेट वो एकदम से फूल जाया करता था, तो कभी अंदर को एकदम पिचक जाया करता था। इसी तरह से वो उसके शरीर में ऐंठन से पैदा होने लगती है। कभी वो हाथ एकदम सीधे हो जाया करते थे, तो कभी वो एकदम तीर धनुष की तरह वो टेढ़ी हो जाया करती थी। इस तरह से जब मां तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो जो दोनों बेटियां होती हैं, एक बेटी 7 साल की थी, एक बेटी 9 साल की थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करें तो क्या करें। वो घर से बाहर निकलती हैं, जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। आसपास जो घर के पास जो जानकार लोग रहते थे वो दौड़ कर आते हैं। तभी पड़ोसी ने इस महिला को, प्रवेश कौर को, अपनी गाड़ी में लिटाया और लिटाने के बाद उसको हॉस्पिटल जब लेके जा रहे थे तो पता चलता है कि उसकी जो टांगे थी वो बिल्कुल सीधी हो जाती थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। तब उसकी दोनों टांगों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया। और जिस तरह से एक डंडा होता है बिल्कुल एकदम सीधा, इस तरह से वो गाड़ी के अंदर सीधी थी। उसके बाद इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं तो नर्स भी इस दृश्य को देखकर हैरान थी, डॉक्टर भी इस दृश्य को देखकर हैरान थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा कि एक महिला है जो बीमार है, परेशान है और उसके शरीर में अजीब तरह की ऐंठन होती है। वो बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह सीधी हो जाती है, तो कभी धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है, कभी अलग अलग तरह का उसका रूप बन रहा है और वो पत्थर की तरह एकदम मजबूत हो जाया करती थी। आखिरकार डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं। 4 दिन बाद यानी कि 3 फरवरी 1995 को सुबह 10:30 बजे के आसपास प्रवेश कौर की मौत हो जाती है। और जैसी मौत होती है उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इसकी मौत की वजह क्या है। मौत की वजह का कुछ पता चल नहीं पाता और इसी तरह से जो उसको जो एक पोस्टमार्टम में कुछ खास ऐसी वजह नहीं आती, नेचुरल डेथ आती है, लेकिन सस्पिशियस जरूर था और डॉक्टर लोग इस बारे में कुछ कर नहीं पाते। उसकी जो विसरा था उसको प्रिजर्व कर लिया गया था ताकि भविष्य में अगर जांच करने की जरूरत पड़ी तो उसकी जांच जरूर हो जाएगी। ऐसा डॉक्टर लोग कर लेते हैं। एक तरफ रंजीत की मौत होती है 1 साल पहले, यानी कि 1 साल 4 महीने कुछ दिन पहले इसकी पत्नी प्रवेश की मौत हो जाती है। डॉक्टर लोग जांच कर ही रहे थे और मामले की पड़ताल शुरू हो जाती है। तो आखिरकार जो टीम को जिम्मेदारी दी गई थी वो टीम इंडिया आ जाती है देखने के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति ने, जब इसके बारे में पता चलता है 17-18 महीने में इसने लगातार इंडिया के चक्कर काट रहा था, आखिरकार वो इंडिया क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। जब इंडिया आते हैं तो इंडिया की पुलिस से संपर्क किया जाता है और संपर्क करने के बाद पता चलता है कि प्रवेश ने की जो मौत होती है तो मौत के ठीक 9 सप्ताह बाद इसने व्यक्ति ने, सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने दूसरी शादी कर ली थी। जालंधर के एक पंचग्रेन नाम का एक गांव होता है, वहां के रहने वाली एक महिला से जिसका नाम सर्वजीत से शादी कर लेता है। और सर्वजीत शादी करने के बाद वो कहता है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, लेकिन कनाडा नहीं जाता बल्कि वो कपूरथला के एक
खुशविंदर नाम की एक महिला से शादी करता है, और दोनों शादी करने की एक ही वजह होती है कि खूब सारा दहेज उसे इकट्ठा करना था। वो कभी इंडिया तो कभी कनाडा, इस तरह से उसके चक्कर लगते रहते थे। वो 2 शादी कर लेता है और इसी बीच में मौका पाते ही वो एक और शादी कर लेता है सुखविंदर सिंह कौर ग्रेवाल नाम की एक महिला से। यानी कि अपनी पत्नी के 9 सप्ताह के बाद मौत होने के वो इंडिया आता है और अलग अलग जगहों पर 3 शादियां कर लेता है। और 3 शादी करने के बाद, शादी करने का वो सिर्फ सपना ये दिखाया करता था कि तुम्हारी बेटी कनाडा में रहेगी, बहुत ज्यादा खुश रहेगी। इसके बदले में वो अच्छा खासा दहेज लेता था, नगद लेता था, क्योंकि उसे वैसे दहेज में कुछ ज्यादा पैसे ही चाहिए थे, सामान की उसे कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो पता चलता है कि जो उसकी दूसरी बीवी थी, ये कि सेकंड बीवी जिसका नाम सरबजीत होता है, उसको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, और एक बच्चे का नाम गुरमीत रखा जाता है और दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है गुरविंदर। अब इनकी पैदा होने के ठीक 12 दिन के बाद इनकी मौत हो जाती है। जब इनकी मां से पूछा जाता है कि इसकी मौत का क्या कारण था, कैसे मौत हुई थी, तो बताते हैं कि बच्चों के अंदर अजीब सी ऐंठन से पैदा हो जाती है। उनकी हालत कुछ अजीब सी थी, जैसे 2 मौतें पहले हो चुकी हैं, इसकी पहली पत्नी की, उसके जो बिजनेस पार्टनर रंजीत होता है उसकी, इन बच्चों की भी ठीक वैसे ही मौत होती है। पुलिस ने और पीछा करना शुरू किया, यानी कि तीसरी शादी के बारे में पता चलता है। खुशविंदर सिंह के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी भी तो मौत हो चुकी है, और उसकी मौत हुई है। जब उसके बारे में पूछा जाता है आसपास के लोगों से तो बताते हैं कि अजीब सी उसके शरीर में हलचल सी हुई थी, अजीब सी हरकत हो रही थी, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो परिवार वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया था और उसका जो रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करा देते हैं। और तीसरी बीवी के बारे में पता चलता है कि तीसरी बीवी उसकी ठीक ठाक थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इसी तरह से 17 महीने में 5 मौतों का होना ये अपना आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस वाले जो कनाडा से आए थे उन्होंने पूछा उन बच्चों के बारे में कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं होता, उन्हें दबा दिया जाता है। और जिस स्थान पर उन बच्चों को दबाया गया था उस स्थान से उनकी बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है, और निकलवाने के बाद वो दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं टोरंटो फोरेंसिक विज्ञान केंद्र में उनके शव को लेके जाया जाता है। और जो पहली जो दो मौतें हुई थी कनाडा के अंदर, उनकी विसरा रिपोर्ट थी, इन दोनों बच्चों की विसरा रिपोर्ट थी। इसकी जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि एक जैसी जहर की मात्रा होती है। वो जहर के बारे में जब पता निकालने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के एक बीज होते हैं, उन बीजों से तैयार किया हुआ उसने एक मिश्रण बनाया था, उसने गोलियां बनाई थी। उसने अपने पार्टनर को तो उसका नाम दिया था कि ये शक्तिवर्धक गोलियां हैं, इन्हें खाने से तुम्हारी शरीर की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन पत्नी को, जब उसकी पत्नी बीमार हो जाती है तो पत्नी को बीमारी का बहाना देकर इसी तरह से उसने अपनी जो दूसरी जो उसकी बीवी होती है उसके बच्चों को, जो जुड़वा बच्चों को उसने गोलियां खिलवाई थी, तो अपनी पत्नी से कहा था कि इन्हें बच्चों को दे देना और जल्दी से बच्चे स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से उसने किसी न किसी बहाने से उन्हें गोलियां देता है। फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि इंडिया में जो 2 जुड़वा बच्चे और उसकी पत्नी की जो मौत होती है, इस मामले को कनाडा में नहीं चलाया गया था और नहीं शायद इंडिया में उस मामले पे कोई सुनवाई होती, नहीं वो मामला इंडिया में चलाया गया था, ना किसी थाने में एफआईआर वगैरह हुई थी। लेकिन जो कनाडा में 2 उसके पार्टनर की, उसकी पहली पत्नी प्रवेश की जो से गोली खिलाने के बाद जो हत्या कराई जाती है, जो किसी पेड़ के बीज होते हैं उनको तैयार करके जो उसे खिलाया गया था, तो उसे उसी की शॉप, जो उसकी वर्कशॉप होती है, साल 1997 में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उस पर केस चलता है। 1 अगस्त 2001 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि 25 साल तक ये व्यक्ति सलाखों के पीछे रहेगा और वो 25 साल तक अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है, काटने लगता है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि ओरंटियो के एक हॉस्पिटल में 16 नवंबर 2013 को उसकी मौत हो जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कैंसर हो गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसको अचानक से कोई ऐसी तकलीफ हुई, परेशानी हुई जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर इस मामले में जो डिटेक्टिव की रिपोर्ट थी, अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट थी, और जो फॉरेंसिक जो रिपोर्टें थी, साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, और डॉक्टरों से जो पूरी कहानी जो लोगों के सामने आती है उसी के हिसाब से तैयार करके एक किताब लिखी जाती है। और किताब वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है, उसको बहुत अच्छा बताया जाता है, उसे बड़ा प्राइज भी मिलता है। साथ ही उस वक्त साल 2003 में उस पर एक फिल्म भी बनी थी। उसके बाद और कई फिल्में बनाई जाती हैं। तो ये मामला न केवल इंडिया में बल्कि कनाडा में बहुत ज्यादा चर्चित मामला रहा था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपने पार्टनर, इनसे लाभ लेने के लिए, इनकी मौत के बाद बीमे का लाभ लेने के लिए $1 से $3 लाख का, $1 से $2 लाख का लाभ लेने के लिए इस तरह से उसने 1-2 नहीं बल्कि 5 हत्याएं की थी। जब बच्चों की हत्या के बारे में पूछा जाता है तो उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा झमेले नहीं पालना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ शादी कर रहा था पैसे के लिए। वो अचानक से बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और वैसे भी उसने बुरा किया था
उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी सलाखों के पीछे, ऐसा बताया जाता है। जाते जाते ये अंबेडकर नगर के रुद्र प्रताप शर्मा हैं, साथ ही जिशान बाबू, आरुष कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अजीत सिंह है, इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही वंदना भरत, मयंक कुमार फरीदाबाद से हैं, समीर नवाज संत कबीर नगर से हैं, प्रभात पाठक सहारनपुर से, सुल्तान खान सऊदी से, शौकत हुसैन, सहदेव कुमार, प्रतीक राव कानपुर से, तशरीफ कटारिया मेवात से हैं, राव मोहम्मद यासीन, कैफ खान गोवा से, विकास दीक्षित, संजू यादव, उनकी पत्नी दिव्या कासगंज से, सलीम खान राजस्थान से, गीता शर्मा, एहसान आलम मुजफ्फरपुर से, दिनेश कुमार राठी सहारनपुर से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।